आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे यानी एक बहरूपी है। नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। अभिजीत दीपिके पहुंच चुके हैं भारत में। अभिजीत दीपिके ने लैंडिंग कर दी है और दोस्तों वो पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पर बहुत भीड़ है, खूब आदमी वहां आया है। सारे आदमियों की बात करेंगे, कौन वहां आया है, उसके बैकग्राउंड की भी बात कर लूंगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है जो वहां आया है। लेकिन भारत आने से पहले अभिजीत दीपिके ने जो मैसेज छोड़ा है वो मैसेज भी देखना जरूरी है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सच्चे भारतीय हैं। ध्यान रखना, जितने भी बड़े लोगों ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात उनमें से बता देता हूं कि एक बार संसद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक कथन कहा था, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हुए, कि जो सरकारों से प्रश्न नहीं पूछते वो सत्ता प्रेमी होते हैं, देश प्रेमी नहीं होते। यह वाजपेयी साहब ने कहा था और यह बात सच है कि जो सरकार, जैसे कि आज की मीडिया, आपने देखा होगा मीडिया हर समय गुणगान करती है, सवाल नहीं करती। सवाल भी करती है तो कैसा करती है कि वो उनके ही फेवर वाला सवाल करती है। नहीं, यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी मीडिया हो जो फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री कहा जाता है, उसको सवाल करना पड़ेगा सरकार से, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा ना हो। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त इस सेंटेंस को, कि हमें अपनी सरकारों से सवाल करने होंगे, उनको जवाब लेना होगा, और हर सरकार से, किसी एक पर्टिकुलर से नहीं, लेकिन इसकी कीमत राष्ट्र सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। यह जंतर मंतर की भीड़ है, यह अभिजीत दीपिके हैं, लैंड कर चुके हैं दिल्ली में, पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर। पुलिस दोनों जगह पहुंच चुकी है। आप कहेंगे सर एक ही तो जगह है, दो जगह कहां? नहीं, क्लैरिफाई करूंगा, आर्टिकल को ध्यान से देखना। पुलिस जंतर मंतर पर भी पहुंच चुकी है और पुलिस पहुंच चुकी है पटना में खान सर के पास भी। उनका क्या माजरा है वो भी क्लियर कर दूंगा। ध्यान से आर्टिकल को देखते हैं, आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको एक बारीकी एनालिसिस देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा किसी के बारे में घुसूंगा नहीं, लेकिन आपको एक मोटा मोटी बात बताऊंगा, उसमें आपका निर्णय होगा कि आपको इस प्रोटेस्ट को कहां लेके जाना है। एक वीडियो मैं 2 दिन पहले बना चुका हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद ही इस जंतर मंतर वाली रैली में शामिल होना। आपसे कोई मना नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। कभी कभी सरकारें भी ढीठ हो जाती हैं। एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री है स्पेशली, उसको इतने लंबे समय से ढोया जा रहा है। अरे अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहा है तो लात मार के निकालो ना उसको। आपने किसी को कोई मंत्रालय दिया है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मंत्रालय पर वो आदमी पूरी पकड़ रखेगा, इसमें कोई भी खामी होगी वो देखेगा। लेकिन अगर वो आदमी अपना काम नहीं कर पाया, आज से ही नहीं, ऐसी देखो दोस्तों, एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं जिससे किसी को गलतफहमी ना हो। ऐसा नहीं है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में 2004 से 2013 तक पेपर लीक नहीं हुए, खूब हुए। आईआईटी तक के हुए, यूपी पीसीएस तक के एग्जाम लीक हुए। लेकिन ये जो सरकार है, इससे उम्मीदें ज्यादा हैं। आप समझिए ना, क्यों इतना हंगामा है? क्योंकि इससे उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष खत्म हो गया है। और जिस देश में विपक्ष खत्म हो जाता है उस देश में ऐसे आंदोलन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष में क्वेश्चन पूछने के लिए किसी में काबिलियत ही नहीं बची। राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र करने के जिस साजिशें करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर क्वेश्चन नहीं कर पाते, डिफेंड नहीं कर पाते अपने क्वेश्चन को। यह प्रॉब्लम हो गई है। तो इस सरकार से जनता को भी उम्मीदें ज्यादा हैं कि आपकी सरकार अगर अच्छी है तो पेपर लीक क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मंत्री को इस्तीफा दिवाइए तुरंत, और नहीं वो इस्तीफा देता है तो आप निष्कासित करिए उसको। यह एक्शन लेना होगा सरकार को, और इसके लिए तो आपको काम करना है। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, यह मांग है जन जी की, और मांग तो जायज है। ये अगर सिर्फ यही मांग है तो यह मांग जायज है कि लंबे समय से बार बार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, और जो पेपर लीक हो रहे हैं तो उस मंत्री को तलब कीजिए, निष्कासित कीजिए कि यू आर इनकॉम्पिटेंट, आप इसके लायक ही नहीं है। अब देखिए आपको बताता हूं, 1 2 3 ये तीनों लोग हैं, ये टॉप स्पोक्स पर्सन है किसके? सीजेपी के। अब ये हो गया है सीजेपी वर्सेस बीजेपी, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही है। ध्यान रखना, आपको कुछ एंगल ऐसे बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में एक फिल्म क्लियर होगी कि यह प्रोटेस्ट किस तरफ मुड़ सकता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये तीनों लोग हैं, इनके बारे में मैं हल्की जानकारी आपको दे चुका हूं, थोड़ी जानकारी और दे दूंगा। इन लोगों को शायद ये कानूनी ज्ञान नहीं है, वैसे तो ये एक्टिविस्ट है, हर चीज है, कि दिल्ली पुलिस से किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, जैसे हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं इको गार्डन लखनऊ में कई बार, लेकिन वहां परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन ऐसा नहीं है तुम किसी देश के, कनाडा के मुख्यमंत्री नहीं हो कि आए और दिल्ली पुलिस के सामने पर्चा दिखा दिया कि परमिशन दे दो, ऐसा नहीं होता। इस आंदोलन में जिसका प्रचार तुम 1 महीने से कर रहे हो, उसमें अगर भीड़ उमड़ती है और कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसमें कुछ कर देता है और भगदड़ मच जाती है, स्टाम्पीड में कई लोगों की जान जा सकती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार को लेनी पड़ती है। अगर कोई आदमी इसमें इतना
हम डेली 8, 10, 20 लोग पकड़ रहे हैं। पंजाब में बम ब्लास्ट करने के लिए तैयार थे, कश्मीर में तैयार थे, दिल्ली में बम ब्लास्ट कर चुके हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बम ब्लास्ट के लिए तैयार थे, यूपी में लखनऊ से लोग पकड़े जा रहे हैं। मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग ऐसे उसमें कोई कर देता है, कोई असामाजिक तत्व जो पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई के द्वारा प्लॉट हो, क्या पता आप इतने दिन से इस आंदोलन की नींव रख रहे हैं, इस आंदोलन के लिए उनके पास कोई प्लान हो, और तब अगर ऐसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? भारत सरकार। भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको पहले बताना होगा, एटलीस्ट 7 डेज अगो तो आपको नोटिस देना होगा कि हम फलाने दिन, तो उस हिसाब से सरकार उस इलाके की चेकिंग करके रखती है। पुलिस उस इलाके की छानबीन नहीं करती है कि यहां कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर लोग इकट्ठे हो तो। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन अब गुंडागिर्दी करनी है तो उसका तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब ये आकर परमिशन मांग रहे, देखिए फिर भी सरकार परमिशन दे रही है। क्यों? क्योंकि मुद्दा जायज है। हमने कहा ना कि जो मुद्दा जायज है तो उस पर सरकार से सवाल होगा, फिर सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, और तो तीसरी कोई इतनी पावरफुल है भी नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो इन्होंने लेटर लिख के दिया और इन्होंने उसकी परमिशन दे दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस करिए। अब बाद में इनसे पूछा कि आपने ऐसे कैसे परमिशन दे दी, तो उन्होंने कहा मेरे से तो कोई भी परमिशन मांगने आता, मैं तो ऐसे ही दे देता हूं। तो कल को पाकिस्तान के 4 आदमी आएंगे, वो आपका लेटर दिखा देंगे, परमिशन दे दीजिए, तो उनको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को परमिशन दे देना। आप परमिशन किसको दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हर चीज चेक करनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आरजेडी के हैं। अब आरजेडी हो चाहे कोई भी जेडी हो, है तो सब अपोज में ही। तो जब कोई एक जीत नहीं पा रहा है तो वो सारा मिलकर एक गिरोह बनाया जा रहा है। लेफ्ट विंग तो खत्म हो गई, आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर आ रही है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी विचारधारा खत्म हो गई, खत्म हो गई कम्युनिस्ट पार्टी, खत्म हो गया लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, खत्म हो गया नक्सलिज्म। तो दिक्कत तो होगी। अब ये सब दिक्कतें होंगी तो ध्यान रखिए। आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये बहुत महंगा प्रोटेस्ट नहीं है। ये 3 से 5 करोड़ में निपटा देगा कौन? सीआईए। उसके लिए ये सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट है। वो तो हजारों करोड़ का खिलाड़ी है, किसी देश का तख्ता पलट करवाना है तो हजारों करोड़ फूंकता है। ये तो 5-7 करोड़ में मामला खत्म हो जाएगा। आप 5-7 करोड़ दे दीजिए ऊपर वाले लोगों को और कह दीजिए कि भाई आप भी अपने पार्टी के बंदों को कह देना मैक्सिमम संख्या में वहां जमा हो, वहां आ जाए। ये रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2012 में वो आंदोलन हुआ था एंटी करप्शन लोकपाल वाला, ये बिल्कुल वैसा ही आंदोलन है, बस इसमें चेहरा एक बदला है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है। इसमें पीछे से सारे चेहरे वही हैं, 1-2 चेहरा बदल गया है। वो चेहरा मैं तुमको बता रहा हूं। अन्ना की जगह इस समय पर हो गए हैं सोनम वांगचुक। ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो लद्दाख के लिए लड़ रहा है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करिए, लद्दाख को स्टेटहुड दे दीजिए। क्या भारत की सरकार इतनी बेवकूफ दिखती है क्या? अभी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, स्टेटहुड तो छोड़ लो, 6th शेड्यूल तो छोड़िए, हमने एक एग्जाम्पल देखा बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने 15 साल के ममता बनर्जी के बंगाल के करियर में बंगाल को आधा बांग्लादेश बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां स्टेटहुड है, जो जमीन है, जो बॉर्डर है, उन सब पर किसका हक रहता है? उस स्टेट के मुख्यमंत्री का, उसकी पुलिस का। बॉर्डर स्टेट जो होगा, अगर वहां पर ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री का होल्ड रहेगा तो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, वहां से कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। ये यही चाह रहे हैं। लद्दाख से हमारा किसका बॉर्डर लगता है? उसी दरिंदे का बॉर्डर लगता है जो हमसे अक्साई चिन्ह ले चुका है पहले। ध्यान रखना मेरे दोस्त। और अक्साई चिन्ह के लिए हम पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि हमको वापस लेना है वो। अब ऐसे में अगर हम लद्दाख का रीजन स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दें, वहां की लोकल पॉलिटिक्स के पास बॉर्डर की पावर आ जाए, कुछ कर लेगी क्या भारत सरकार? कुछ नहीं कर पाएगी। और धीरे धीरे करके 20-20 किलोमीटर पर वो रोड बनाकर लद्दाख को चीन में मिला देंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं, बिकॉज चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट नेशन। उसको उसकी विस्तारवाद की पॉलिसी है, बहुत पुरानी पॉलिसी है, डेंग जोंग के टाइम से, अभी से नहीं है। और वो इसीलिए इस इंसर्जेंसी को करवा, पता है इसके बयान बताऊं आपको। ये देखिए, मोहम्मद यूनुस से मिला है, जेल क्यों काटी इन्होंने? लद्दाख में जब प्रोटेस्ट कराया, इन्होंने एक सरकारी पार्टी के दफ्तर को जला दिया लोगों ने वहां पर, वहां कई सारे केओस निकले, वहां जेएनजी करवाना चाहते थे। उसके बाद इनको पकड़ा गया। पाकिस्तान का आईएसआई का एक टॉप क्लास ऑफिसर इनकी सारी डिटेल दे रहा था पाकिस्तान में इनके प्रोटेस्ट की, कि भारत में क्या हलचल है इस प्रोटेस्ट की वजह से। मोहम्मद यूनुस से गले मिलकर आते हैं, ये भी अवार्ड ही है ना। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी इंटेलेक्चुअलिज्म जब नेगेटिव दिशा में जाता है ना, तो वो बहुत भारी पड़ जाता है। अब आंदोलन का चेहरा यही है, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा अन्ना हजारे, पीछे से सारे यही लोग काम करेंगे, जो लोग जैसे पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमाते इस्लामी, ध्यान रखना, जमाते मोमिनात, वो शाहीन, तो आप ध्यान रखना काम यही करेंगे। दूसरा नंबर, ये तो हमेशा राइट विंग के खिलाफ ही है, हमेशा से। ये एक एक्टर है, जाने माने एक्टर है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं पिक्चर बता देता हूं, आप देख लेना, दबंग पिक्चर, ये एक्टर है। और आप देख लेना अट्टा मांझी सटकली, सिंघम, उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब एक्टर पॉलिटिशियन बनना चाहता हो तब समस्या आती है। अब प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और हमेशा राइट विंग के खिलाफ ही बोलते हैं, नेशनलिज्म के साथ नहीं रहते लोग।
अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने भी कहा है कि मैं भी शामिल होऊंगा, शूटिंग में हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 टॉप स्पोक्स पर्सन को एक बार मैं दिखा भी देना चाहता हूं। पहला है ये राका, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल मेंबर है, और जब ये षड्यंत्र रचा गया तो इसने वहां से AAP ये हटाकर केवल अपना नाम लिख दिया और लिख दिया सोशल एक्टिविस्ट। आइडियोलॉजीज को आप नहीं बदल सकते। दूसरा ये है विजेता, ये इसका कंटेंट राइटर है। आपने देखा होगा ध्रुव राठी क्या कंटेंट बनाता है। इसको सबसे ज्यादा फिक्र है भारत की, बाहर बैठकर जर्मनी में। अगर तुझे इतनी फिक्र है भारत की तो तू भी आ जाता ना इस प्रोटेस्ट में शामिल होने। भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, अमेरिका से एक आदमी आ गया, तेरा मित्र, तेरा खुद का जो कंटेंट राइटर है, तेरा सगा मित्र, वो यहां पर आकर मेन स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, और ऐसे में भी तू आ नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि तुझे पता है मैं पिटूंगा। यह हकीकत बात है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये दूसरा स्पोक्स पर्सन है। तीसरा स्पोक्स पर्सन ये है सौरभ दास। ये किसके साथ खड़ा है? उमर खालिद के। आप कहेंगे तो उमर खालिद के साथ खड़ा है तो क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उमर खालिद के साथ खड़ा है तो मैं आगे थोड़ी सी चीज दिखा दूंगा। मैं नहीं दिक्कत बोलूंगा, दिक्कत आपको खुद मिल जाएगी। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद, 5 years इन जेल ओवर फॉल्स एंड फ्रिवलेस चार्जेस। अभी मैं यहां पर चाहूं तो वो नारे लगा सकता हूं वीडियो में, वो जो नारे लगाए गए थे JNU के अंदर, फिर आपको पता चल जाएगी। द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड 5 years इन अ जेल ऑन फॉल्स एंड फ्रिवलेस चार्जेस। आपको पता चल जाएगी अपने आप से। मैं अलग से क्या बताऊंगा, एक चीज और दिखा देता हूं आपको। देखिए यही पार्टी एक ट्वीट करती है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, ऑफिशियल कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से सबसे पहले एक ट्वीट आता है कि भारत की RBI ने $12 बिलियन का सोना बेच दिया। और यह खबर इतनी तेजी से फैली है, आग की तरह, जंगल में आग लगती है ना, बिल्कुल ऐसे फैली है। और लोगों ने कहा अरे सरकार तो सोना बेच रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट फेक है। और यह किसने बोला है? ब्लूमबर्ग ने ही बोला है कि यह रिपोर्ट फेक है, और हम माफी मांगते हैं अगर हमारे पेज से ऐसी कोई रिपोर्ट गई है तो। और यह सबसे पहले किसने फैलाया प्रोपेगेंडा? कॉकरोच जनता पार्टी ने। बदबू सूंघने की आदत है ना। अब देखिए यहां पर दूसरी चीज दिखाता हूं आपको। यह दिल्ली का कुछ दिन पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ प्रोटेस्ट है। कौन सा? नक्सलियों के सपोर्ट में हुआ प्रोटेस्ट। जानते हो किसके लिए था? यह हिडमा के लिए था, जो कॉमरेड हिडमा, भारत के जाबाजों ने उसका चिथड़ा खोल दिया थे। जानते हो वो कौन है कॉमरेड हिडमा? उसने, वैसे तो उसमें 1200 से ज्यादा लोगों की हत्याओं का चार्ज है, लेकिन अगर हम इसको भूल भी जाएं तो 76 CRPF के जवान, उसमें उसका मेन रोल है। उस अटैक में हिडमा ने वो अटैक किया और 76 हमारे जाबाज नौजवान सिपाही मारे गए, जो पूरे देश की रक्षा करते हैं। यहां तक कि वो इनकी भी रक्षा करते हैं। ये जो आज खड़े हैं किसके? हिडमा के सपोर्ट में, इनकी भी रक्षा करते हैं वो। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मातृभूमि के खिलाफ जो हो जाता है ना, वो दुश्मन होता है, फिर वो कोई भी हो। ये आप भूलना मत अपने दिल में। ये कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। इसका जो करता धरता है वो कौन है? वो कॉकरोच जनता पार्टी का सौरभ दास है, जो मेन स्पोक्स पर्सन है। ध्यान रखिएगा, ये उसके सपोर्ट में। तीसरा, अतीक अहमद के लिए, ये देखिए भाई सौरभ दास ये लेख लिखता है। इसमें क्या लेख लिखा है इसने अतीक अहमद के लिए? कि अतीक अहमद जो एक्स MLA था, MP था, उसका ऐसे मारना तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कभी पूछा है उन गरीब लोगों से जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके पास जमीन का एक ही टुकड़ा था और वहां अतीक अहमद ने शराब की फैक्ट्री बना दी और उनको मार दिया? कभी देखा है वहां जाकर? नहीं, क्योंकि प्रेम तो इधर है, वहां कैसे देखोगे? लोग जश्न मना रहे थे। ध्यान रखना दोस्तों, वो ये लिखता है कि इसका मर जाना बहुत बड़ा कंसर्न है ह्यूमन राइट के लिए, सरकार को तलब करना चाहिए। आप निर्णय लेना, आप किस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि पेपर का लीक होना, धांधली होना, हां, मंत्री को निष्कासित कीजिए, इस्तीफा लीजिए, इस्तीफा नहीं देता है तो टर्मिनेट कर दीजिए। यह सरकार को स्टैंड लेने होंगे। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ अगर इस मौके का फायदा उठाकर कोई खिलवाड़ करना चाहता है तो प्रशासन इतना कमजोर भी नहीं है। ध्यान रखना, भारत की सरकार जब बॉर्डर पर निपट सकती है तो यहां तो फिर भी छुटपुट टटबूजियां हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये बंदा है वही ध्रुव राठी का कंटेंट ये लिखता है। आप जानते हैं वो क्या बोलता है? ये कहता है भगवान राम मांस खाते थे। और जब इससे पत्रकार ने पूछा कि आपने ऐसा कंटेंट बनाया, और ध्रुव राठी ने वो पक 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 बोला कि आपको 30 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, 3 करोड़ लोगों में यह मैसेज जाता है, तो कैसी भावना आहत होती होंगी। तो ये क्या कहता है? मैं तो बहुत रिसर्च करता हूं, किताबें पढ़ के वहां से निकाल के लाया हूं कंटेंट, इंटरनेट। जब इससे पूछा कि वो किताबें हमको भी दिखाओ, हम जनता को दिखाएंगे जिससे उनको विश्वास हो, तो कह रहा नहीं आप इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा, इंटरनेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैंने उस टाइम सर्च किया। ये वे लोग हैं जिनको जर्मनी से भारत की ज्यादा चिंता है, लेकिन जब मौका आता है, प्रोटेस्ट होता है, तो ये आते नहीं है इधर। क्यों? पता है कि बिना भाव बिना गिने पड़ेंगे। यहां देखिए दूसरी चीज, प्रशांत भूषण का तो एक वीडियो भी मैं दिखा दूंगा आपको। प्रशांत भूषण दोस्तों, जो भी कोई केस होगा, आपने देखा जितने भी एंटी नेशनल टाइप के केस हैं सब में ये सक्रिय रहते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हैं सब में ये सक्रिय रहते हैं ऑलमोस्ट। यहां आ जाइए, ये वो बंदा है सोनम वांगचुक। इसने एक बयान दिया है और वो भारत की सरकार के लिए बहुत कंसर्न है। इसने कहा है कि भारत के फौजी चीन की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और यह कहता है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दीजिए, लद्दाख को स्टेटहुड दे दीजिए।
बताइए भारत की सरकार के सीने पर क्या गुजर रही होगी जब ऐसा आदमी वहां इस मुद्दे को लेकर लद्दाख को अलग करना चाहता है। हम जम्मू कश्मीर को अलग नहीं करना चाहते क्योंकि पूरा बॉर्डर स्टेट है। लद्दाख को अलग कर देंगे तो एक सेकंड नहीं लगेगा चीन को। इनको अभी अपनी औकात मालूम नहीं है, ये तो केवल बोल देते हैं। भारत की सरकार और जो सेना के जवान खड़े हैं ना चाइनीज बॉर्डर पर, वो जानते हैं कि क्या हालत है चाइना के साथ। ये कह रहा है कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसको सारी पावर दे दो बॉर्डर की और की, हम फेंसिंग नहीं कराएंगे। हाँ बेटा, बांग्लादेशी तो फिर भी इतने खतरनाक नहीं थे। जब चाइनीज घुसेंगे ना तो वो तुमको पहले दिखा चुके हैं कि हम कैसे हैं और क्या ले सकते हैं। सरकार के लोगों को क्या है दोस्तों, अभी जो नागरिक है वो जागरूक है। उस समय पर इतना जागरूक नहीं था, उसको नहीं पता थी, लेकिन अब वो जागरूक है। अब वो देश के खिलाफ हो रही हर षड्यंत्र को समझ सकता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो इन्होंने कहा कि सेना चीन को ज्वाइन करना चाहती। कभी ऐसा हो सकता है जिसमें भारत की मिट्टी का खून शामिल होगा? ध्यान रखना, वो चीन का नाम तक नहीं लेगा। आप तो शामिल होने की बात कहते हो। इन बयानों पर क्या आदमी को तलब नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये इंडियन आर्मी के लिए एक डिसरेस्पेक्ट नहीं है कि हमारे यहां का, हमारे वतन का आदमी चाइनीज आर्मी ज्वाइन करना चाहेगा क्या? ये देखिए, ये सौरभ दास है। सबसे बड़ा सबूत दिखा रहा हूं इस वीडियो का, ये सौरभ दास है। और दोस्तों, पहलगाम हमले के जस्ट बाद अगले दिन, आप सबसे कोई अछूता नहीं है पहलगाम हमला। पहलगाम ही वो हमला है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया था, जहां इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने अपना लोहा मनवाया। जहां राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडियन नेवी इस तरीके से खड़ी थी कि पाकिस्तान की नेवी के पैर कांप गए थे कि अगर गलती से भी एक बोट भी पानी में उतार दी तो खत्म हो जाएगा कराची, भारत का अंग हो जाएगा सिंध और कराची। इस लेवल पर हम तैयार थे ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन हमने अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए, हमको सीज फायर नहीं करना है। सीज फायर नहीं करना है वीरों का, यह काम नहीं है सीज फायर करना अब। और हम इस चीज को सीख चुके हैं। यह पहलगाम हमले के तुरंत बाद यह लड़का, यही सौरभ दास, यह लिखता है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। क्या जरूरत है तेरे को लिखने की? अगर किसी को यह बात पता भी है तो पता है, तू क्यों लिख रहा है? नहीं, क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो यह कह रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, यह प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। समझ गए मेरे दोस्त? वहां पहलगांव में यह पूछ करके तुम कलमा पढ़ सकते हो, कौन से धर्म के हो, पैंट उतारो, तब गोली मारी गई उन लोगों में। और यह कहता है कि यह प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो भी पहलगाम हमले के बाद जब पूरा भारत शोक में था, तब यह बंदा यह बातें लिखता है। आज ये स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी का। लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम पेपर लीक के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर समझौता हो रहा है तो आप देख लेना भाई, आप किस तरफ खड़े हैं देश के लोगों। इसने उमर खालिद को द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ इंडिया बताया, जो 5 साल से जेल में है झूठे इल्जामों पर। ये देखिए, ये उमर खालिद के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दे देता हूं आपको। उमर खालिद का ये ट्वीट है, कहता है एंड दे थिंक ही इज डेड। ये कौन है? मेरे ख्याल पूरा देश इसको जानता होगा। ये वही सरगना दुर्दांत आतंकवादी है जिसने संसद पर हमला करवाया था। वो सुना है ना एक स्लोगन देते, ये अफजल वाला जो स्लोगन देते थे, ये वही स्लोगन है। और इसने लिखा है कि वो समझते हैं ये मर गया। नहीं भाई, हम नहीं समझते ये मर गया। इस जैसा तू भी तो अभी है, अभी सरजील इमाम भी तो है। सरजील इमाम का बयान आपको सुनाऊंगा। वो कहता है हमको 5 लाख लोग केवल चाहिए और मैं गारंटी देता हूं हम भारत से नॉर्थ ईस्ट को कट कर देंगे। ये सरजील इमाम के बयान है। ये दोनों जेल में है। इन्हीं दोनों ने कन्हैया कुमार के साथ मिलकर नारे भी लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े वाले नारे। समझना मेरे दोस्त। ये अब देखिए, ये बंदा अभिजीत दीपिके यहां आता है भारत में, और वहां आने से पहले ये एक ट्वीट लिखता है मेरे भाई, ऑन माई वे टू इंडिया लीविंग माई फेट इन हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूं, अपना भाग्य, और मैं इंडिया के लिए निकल चुका हूं। और इसने पोस्टर कौन सा लगाया ये देखिए। मैंने आपको बोला ना, उसने जो मैसेज दिया उस मैसेज को समझिए। ये पोस्टर पता है कौन सी पिक्चर का? रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में ये 2 युवा, भड़के हुए युवा बैठे हैं। और ये पता है कब बैठे हैं? ये वहां गृहमंत्री की, मतलब गृहमंत्री को मारने के बाद बैठे हैं ये लोग। ये मैसेज में आया है, ये क्लिप लगाई है उसने। ध्यान रखना मेरे भाई, आपको भारत में अगर रहना है तो भारत के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि जागरूक नागरिक ही किसी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। यहां देख लीजिए, ये यही उमर खालिद है, ब्रेवेस्ट मैन। और ये उमर खालिद के इसके लिए अपने निजी जो है जज्बात हैं, जो मैंने आपको दिखाए। अब बात कर लेता हूं थोड़ी खान सर की भी। 10 बॉडीगार्ड, अच्छा रुतबा, कपिल शर्मा शो, सब जगह वो जा चुके हैं, अच्छा खासा नाम है, बहुत बड़े तबके को बिहार में पढ़ाते हैं। एकदम से इमर्ज किए और सुर्खियों में कब आए थे? जब यह कहा था कि कंपनी ने मुझे 100 करोड़ ऑफर किया था और मैंने लात मार दी थी कि नहीं, हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा नाम भी कमाया, बहुत इज्जत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, दौलत तो बाई डिफॉल्ट आती है। लेकिन अभी क्या हुआ है? एक कांड हो गया है। और कांड किन के साथ हुआ है? ये ज्ञान बिंदु के कई टीचर हैं, रोशन सर, इनके साथ इनका कांड हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, चाहे जो हो, राइवलरी तो राइवलरी रहती है। रोशन सर का अपना नाम है बिहार के अंदर ज्ञान बिंदु केंद्र में, और खान सर अभी इमर्ज होकर आए हैं, उनका नाम भी बहुत है। अब दोनों के ऊपर यह है कि कौन कितने सिलेक्शन दे रहा है। इस बात पर प्रॉब्लम क्या हुई है? इस हड़बड़ी में थोड़ी गलती हो गई है, ऐसा लग रहा है। किससे? खान सर से। खान सर ने एक बयान दे दिया कि यहां धड़ाधड़ 8-9 गोलियां तो मैंने देखी हैं अपनी तरफ से चलती हुई अपनी आंखों से।
और मतलब यह है कि किसने चलवाई है, कि बगल वाले कोचिंग वाले ने चलवाई है, बगल वाले कोचिंग के यही है। अब जब सीसीटीवी फुटेज निकली, आगे की जांच हुई, जांच बैठी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा कद है इनका बिहार के अंदर, तो अब जब जांच बैठी है तो उसमें देख रहे हैं कि इन्हीं के गार्डों ने गोली चलाई है, और कोई भी गोली नहीं चली कहीं से भी, गार्डों ने इन्हीं के ने गोली चलाई है, सीसीटीवी वीडियो में भी है। जब गार्डों को गिरफ्तार किया गया और बोला गया कि बताइए गोली कैसे चलाई, तो गार्डों ने कहा है कि हमने तो खान सर के कहने पर गोली चलाई है। समझना मेरे भाई, हमने खान सर के कहने पर गोली चलाई है। खान सर वही हैं जो रेलवे के ग्रुप डी के आंदोलन में भी शामिल रहे, अग्निवीर के आंदोलन में भी शामिल रहे, नीट वाले आंदोलन में भी शामिल रहे, एसएससी के आंदोलन में भी शामिल रहे, बहुत आंदोलन में शामिल रहे हैं, अच्छा खासा नाम है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एफआईआर हो गई है। एफआईआर क्यों हुई है? क्योंकि स्टूडेंट ही इनके अगेंस्ट में आ गए। स्टूडेंट कह रहे हैं कि खान सर झूठ बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं तो फिर शक हो जाता है पुलिस को। तो जब जांच हुई दोस्तों, तो उसमें पाया गया कि इन्हीं के गार्ड ने गोली चलाई और इन्हीं के कहने पर चलाई, और मीडिया के सामने थोड़ा झूठ बोल दिया कि हमने चलते हुए देखी गोली अपनी आंखों से। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस तो अपना काम करती है। पुलिस ने क्या किया है मेरे प्यारे भाई? पुलिस ने इन पर एफआईआर दर्ज कर दी है अपनी तरफ से, और एफआईआर में आर्म्स एक्ट भी लगाया है, इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाया है, और झूठी अफवाह फैलाने का चार्ज भी लगाया है। तो 3-4 धाराओं में इन पर एफआईआर हो गई है। तो अभी ये गायब चल रहे हैं। पुलिस से जब पूछा जाता है तो पुलिस कहती है कि जैसे ही हमको मिलेंगे हो सकता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। कई धाराओं में एफआईआर हो गई है। तो आपका क्या मानना है इस पर? आप भी नीचे लिख देना मेरे प्यारे भाई। फिलहाल यह हो गया कि पुलिस दोनों जगह पे, इसीलिए मैं कह रहा था पुलिस दोनों जगह पहुंच चुकी है, जंतर मंतर पे भी पहुंच चुकी है और खान सर के घर भी पहुंच चुकी है। पुलिस को तलाश है। देखिए पहले ही एडवाइजरी जारी है, आप कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट करिए, सरकार ने यह भी कहा है कि जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जनता का अधिकार है, अब लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि तानाशाही आकर भाई तुम यहां कैसे बैठ गए और डंडे मार देगी पुलिस। नहीं, आप बयान देखिए, अभिजीत दीपके के साथी का कह रहा है कि पेपर स्प्रे लेके आ जाना, डंडा हेलमेट लेके आ जाना, अगर कोई हाथ छोड़ेगा तो फिर दिखा देंगे, इस बार हमको आखिरी तक लड़ना है, बहुत झेल लिया हमने। यह बयान है उसके। ऐसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, वो तो इंसर्जेंसी फैला सकता है। यानी पहले ही जो डंडा लेकर आएगा तो इसका मतलब वो दंगे की बात कर रहा है। पुलिस क्या कह रही है कि आप शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखिए, सरकार को सुनाइए, और अगर जनता बढ़ती है तो हम इसको जंतर मंतर से शिफ्ट करके रामलीला मैदान भी ले जा सकते हैं, अगर आपकी बहुत बड़ी तादाद आती है तो। लेकिन शांतिपूर्वक, नेशनल जो रेस्ट है उसको अनरेस्ट नहीं करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, जिससे बाहर का कोई आतंकी या कोई इस टाइप का बंदा आके इसका फायदा उठाए और देश में अनस्टेबिलिटी ला दे। सरकार अपने लिए भाई जिम्मेदारियां होती है ना सरकार की। एक सिंगल आदमी को भी अगर कुछ होता है इतने बड़े आंदोलन में तो सरकार टोटली जिम्मेदार हो जाएगी। ये चक्कर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों खबरें मैंने आपको दिखा दी हैं। शाम को मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा कि पूरे दिन का क्या लेखा जोखा रहा पूरे आंदोलन में। कल मैं आपको पूरा ब्यौरा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जीतेंगे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो यहां अवेलेबल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा मेरे दोस्त, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना, जिससे सीधे लिंक आपको प्राप्त हो जाए। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त इसी ऐसी एनालिसिस डिकोडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।